रशियन रेवोल्यूशन हम समझ रहे हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे सोशलिज्म इन यूरोप और द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। चलिए शुरू करते हैं। 1914 के पहले तक रसिया के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इलीगल थी। रूस के अंदर 1898 में वो लोग जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को पसंद करते थे, कम्युनिस्ट की विचारधारा को लाइक करते थे, उन लोगों ने रसिया में द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी एस्टेब्लिश की। हालांकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो उसको लाइक नहीं करती थी और उन्होंने इसको एक तरह का इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बता दिया था। लेकिन बाद में इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। इन्होंने न्यूज़पेपर एस्टेब्लिश किया, जो जितने भी लोग थे उनको इकट्ठा किया और जगह जगह हड़तालें करी, दंगे फसाद किए, तब जाकर इनको वहाँ पर एक पार्टी की मान्यता मिली। जब ये पार्टी बन रही थी तो कुछ सोशलिस्ट ने रूस के अंदर ये ऑब्जर्व किया कि जिस तरह से वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो टाइम टाइम पर अपने लैंड फॉर्म्स को डिवाइड करते हैं, लोगों को बांटते हैं, उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो विचारधारा है वो सोशल है, वो सोशलिज्म की विचारधारा को लाइक करते हैं, सबके साथ मिलजुल कर इक्वलिटी को लाइक करते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि कहीं ना कहीं जितनी भी जो रेवोल्यूशन होंगी रूस के अंदर पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, उसमें सबसे अहम योगदान होगा रसिया के इन पीजेंट्स का, ना कि वर्कर का। और इस तरह से जो सोशलिस्ट थे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पीजेंट्स को इकट्ठा किया, उनको ऑर्गेनाइज़ किया और अपने रेवोल्यूशन में उनको शामिल करते गए। और जब 1900 की एंडिंग तक ये जो लोग थे इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा पीजेंट्स थे तो जाहिर सी बात है कि अब जो डिमांड होगी इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस पार्टी की, वो होगी किसानों के लिए कुछ अधिकार मांगे। तो बस उन्होंने सबसे पहली डिमांड ये रखी गवर्नमेंट से कि जितने भी जो कब्जादारी बड़े बड़े सामंतवादी लोग हैं, इनसे जो छोटे छोटे हमारे किसान हैं, इनकी ज़मीनों को छुड़ाया जाए। अब देखिए यहाँ पर भी दो ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप किसका था? सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स का, और दूसरा था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज का। जो सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स थे उनकी विचारधारा थी कि हम कहीं ना कहीं इक्वलिटी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन पहले हम फार्मर्स की बात करें तो फार्मर्स में भी एकजुटता नहीं है। कुछ छोटे हैं, कुछ गरीब हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो कुछ दूसरे लैंड ओनर्स की ज़मीनों पर मजदूरी करके किसानी करते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सारे के सारे जो पीजेंट्स हैं इनके ग्रुप को हम इस रेवोल्यूशन में शामिल नहीं कर सकते। ये लोग बराबरी से हमारे इस आंदोलन में साथ नहीं देंगे। अब पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जो सोशलिस्ट के दोनों ग्रुप थे, इन दोनों ग्रुप की विचारधारा में आपसी मतभेद होने लगे। व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक खेमे का मुखिया था, हेड था, उसने ये कहा कि जो रूस है उसमें ज़ार का शासन चलता है और ज़ार जैसे क्रूर शासक का मुकाबला करने के लिए पार्टी के मेंबर्स लिमिटेड हो, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हो। तो इसीलिए पार्टी में मेंबर्स लिमिटेड होनी चाहिए। साथ ही जो मेंबर्स हैं उनकी पावर अलग अलग रहनी चाहिए, सबको पूरा का पूरा पार्टी का कंट्रोल हमें नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ जो मेंशेविक थे उनका ये मानना था कि नहीं भाई, जितने भी पार्टी के मेंबर्स हैं सबको इक्वल पावर मिलनी चाहिए। अब हम एक और बड़े इवेंट को समझने वाले हैं, वो है 1905 का रेवोल्यूशन। देखिए जो रूस था वहाँ पर राजशाही ज़्यादा ही थी, अनकंट्रोल थी, पूरी की पूरी पावर किसके पास थी? वहाँ के ज़ार के पास। यूरोप की जो दूसरी कंट्रीज़ थी वहाँ पर अब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, वहाँ पर अब मोनार्की नहीं है, लेकिन रूस में अभी भी मोनार्की सिस्टम चल रहा है। रूस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश करने के लिए जितने भी सोशल डेमोक्रेट्स थे और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने काफ़ी सारा काम किया, पीजेंट्स को इकट्ठा किया, वर्कर्स को इकट्ठा किया, और भी जो दूसरे नेशनलिस्ट थे वही भी सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पर एक ग्रुप मुसलमानों का भी था जो कि चाहते थे कि भाई जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनका डेवलपमेंट हो, वो मॉडर्निस्ट बने, उन्हें कहा जाता था जदीदी, और उन्होंने भी इन लोगों को सपोर्ट
कन्वर्ट किया और इस तरह से जो एक 1905 का रेवोल्यूशन हुआ था, बड़ा रेवोल्यूशन था, उसकी नींव रखी गई। देखिए 1904 का जो टाइम पीरियड था उसमें वहाँ के रूस के जितने भी वर्कर्स थे उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी। चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे, नौकरी से निकाला जा रहा था, सैलरी बढ़ नहीं रही थी, इवन जो सैलरी थी वो भी कट रही थी। अब जब वर्कर्स पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी तो जो वर्कर्स थे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगे और ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप लेने लगे। अब एक बार क्या हुआ, 1904 में एक ग्रुप बना था, एक ऑर्गेनाइजेशन बना था वर्कर्स का जिसका नाम था असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। इसके जो 4 मेंबर्स थे उनको कंपनी ने बाहर कर दिया, उन्हें नौकरी से निकाल दिया, तो जिसका विरोध होने लगा। अब जितने भी वर्कर्स के ऑर्गेनाइजेशन चल रहे थे वो कहीं ना कहीं एक कंपनी के खिलाफ प्लान तो बना ही रहे थे, बस उनको मौका मिल गया। सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर ही तकरीबन 1,10,000 जो वर्कर्स थे उन्होंने एक बड़े रेवोल्यूशन करने का ऐलान कर दिया। सेंट पीटर्सबर्ग के जितने भी वर्कर्स थे जो स्ट्राइक कर रहे थे उनकी डिमांड थी गवर्नमेंट से, कंपनी से, कि उनके जो काम के घंटे हैं वो 8 घंटे कर दिए जाने चाहिए और इसके साथ साथ उनकी पेमेंट भी टाइम टाइम पर बढ़ा देनी चाहिए। पूरे के पूरे रूस के अंदर वर्कर्स के जगह जगह स्ट्राइक्स हो रहे थे, उनके रेवोल्यूशन चल रहे थे। इसी दौरान एक बार जो पादरी गेपोन थे उनकी लीडरशिप में मज़दूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जो कि ज़ार का महल था उसके सामने से निकला, तो पुलिस और कॉसेक्स ने मज़दूरों पर हमला बोल दिया और इस इंसिडेंट में तकरीबन 100 से ज़्यादा जो वर्कर्स थे वो मारे गए और तकरीबन 300 इंजर्ड हो गए। हिस्ट्री में एक ये जो घटना है वो ब्लडी संडे के नाम से जानी जाती है। इतनी बड़ी घटना का पूरे के पूरे रूस के अंदर विरोध होना शुरू हो गया। रूस के लोगों ने ज़ार पर ये आरोप लगाया कि वो लोग सिक्योर नहीं है, ज़ार के शासन में व्यवस्था बदली जानी चाहिए। अब इस घटना के विरोध में बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे, कॉलेजेस छोड़ रहे थे, जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मरीजों का ट्रीटमेंट करना बंद कर दिया, जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने ऑफिस जाने से मना कर दिया। तो पूरे के पूरे जो 1904 के बाद इस घटना को लेकर इंसिडेंट हुए और इन्हीं इंसिडेंट को रेवोल्यूशन ऑफ 1905 के नाम से रशियन हिस्ट्री में जाना जाता है। एडवोकेट्स, डॉक्टर, इंजीनियर और भी जो मिडिल क्लास वर्कर्स थे उन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग को लेकर यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। अपने देश में अपने प्रति बढ़ते हुए विरोध को लेकर जो ज़ार था वो थोड़ा सा लचीला हुआ और उसने इन लोगों की मांग को स्वीकार कर लिया और उसके बाद इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और जिसे कि ड्यूमा के नाम से भी जाना जाता है उसको मंजूर कर लिया। रूस के अंदर 1905 में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद कुछ ट्रेड यूनियंस और वर्कर की यूनियनें थी वो अस्तित्व में रहीं, लेकिन 1905 के कुछ दिनों बाद ही इस तरह की जो ट्रेड यूनियंस थी उनको इलीगल करार दे दिया गया। अब ये लोग यहाँ रुकने वाले नहीं थे, इन लोगों ने अपने आप को इलीगल एक्सेप्ट किया और गवर्नमेंट के पीठ पीछे से ये काम कर रही थी। रसिया में ज़ार ने पहली ड्यूमा को 75 के अंदर डिसमिस कर दिया और दोबारा जो रीइलेक्टेड कमेटी थी, रीइलेक्टेड ड्यूमा थी, उसको 3 महीने तक ही चलाया। वहाँ का ज़ार नहीं चाहता था कि उस पर कोई क्वेश्चन करे, उसकी जो अथॉरिटी है वो कम हो, उसका कंट्रोल कम हो, इसीलिए उसने सबसे पहले क्या किया, जो वोटिंग लॉ था उसको चेंज कर दिया और बहुत जल्दी थर्ड ड्यूमा का ऐलान कर दिया। अब थर्ड ड्यूमा में क्या करा उसने, बहुत सारे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे, उसके जैसे रूढ़िवादी थे, उनको ही रखा और लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज थे उनको उस ड्यूमा से बाहर कर दिया। अब हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, इसका नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। इस वर्ल्ड वॉर में एक तरफ थे यूरोपियन अलायंस जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की थे, तो दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में शुरुआती दौर में इटली और रोमानिया नहीं थे, लेकिन बाद में वो लोग भी सेंट्रल पावर के साथ हो गए थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जितनी भी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही थी ये बड़े बड़े एम्पायर थे, इनका साम्राज्य पूरे विश्व में फैला हुआ था, तो इसलिए ये यूरोप से तो शुरू हुआ था लेकिन पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैल गया था।
देखिए ये तो बात हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, लेकिन रसिया का कैसे कांटेक्ट था, किस तरह की कंडीशंस रूस के अंदर उस टाइम पर थी, आइए समझते हैं। देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में शुरुआती तौर पर रसिया ने पार्टिसिपेट किया तो वहाँ का जो ज़ार था, जो शासक था, उसको रूस की जनता ने काफ़ी कुछ समर्थन दिया। लेकिन जैसे ही ये युद्ध था तकरीबन 4-5 सालों तक चला था, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जो जनता का समर्थन था वो कम हो गया। उसका कारण ये था कि जितने भी उसके ड्यूमा के मेंबर्स थे जो कि डेमोक्रेट्स थे, रेवोल्यूशनरीज थे, उनसे सलाह लेता था वो ज़ार, लेकिन उसने क्या किया, फिर धीरे धीरे करके उनसे एडवाइस लेना बंद कर दिया। तो इसके कारण ड्यूमा का समर्थन खत्म हुआ और ड्यूमा के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से आते थे, जिनको जनता चुनती थी, तो जनता ने भी उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया। वर्ल्ड वार में रूस का दुश्मन था जर्मनी। अब जर्मनी से जितने भी लोग थे रूस के, वो घृणा करने लगे, नफरत करने लगे। पूरे के पूरे वर्ल्ड में एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स हावी होने लगे। एंटी जर्मन फीलिंग्स के कारण ही वहाँ के लोगों ने वहाँ का जो शहर था काफ़ी बड़ा, सेंट पीटर्सबर्ग, उसका नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया, क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग था वो एक जर्मन नाम था। रूस के जार की पत्नी जारीना अलेक्जेंड्रा वो खुद एक जर्मन मूल की थी और उसके जितने भी एडवाइज़र थे वो कहाँ के थे, वो भी जर्मन के थे। तो इसके कारण जो लोग थे रूस के, वो राजा से और भी ज़्यादा नफरत करने लगे। ख़ास तौर पर उनका एक सबसे बड़ा सलाहकार था, एक मॉन्क था जिसका नाम रासपुतियन था, वो राजा के महल में रहता था। तो उसके कारण और भी ज़्यादा लोग राजा से और उसके परिवार से नफरत करने लगे। अब देखते हैं बैटलफील्ड की क्या स्थिति थी। बैटलफील्ड में जो रूस के सैनिक थे वो काफ़ी कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। बहुत सारे सैनिक रूस के मारे जा चुके थे। देखिए रूस की जो आर्मी थी वो दो तरह से लड़ाई लड़ रही थी। एक आर्मी वेस्ट में थी तो दूसरी थी ईस्ट में। जो वेस्ट की आर्मी थी रूस की, उसकी कंडीशन अच्छी थी, उसको फ्रांस का साथ भी मिल रहा था। लेकिन जो ईस्ट की आर्मी थी वो अपने एरिया से काफ़ी आगे निकल गई थी और बैटलफील्ड में उसे काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई। उसकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी और डिमोरलाइज करने वाली थी। 1914 से लेकर 1916 तकरीबन 2 सालों में जो रूस की सेना थी उसको जर्मनी और ऑस्ट्रिया में काफ़ी कुछ नुकसान उठाना पड़ा। कई बार उसे हार का सामना करना पड़ा। 1917 तक इस युद्ध में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, इसमें 70 लाख जो सोल्जर्स थे वो खत्म हो चुके थे, मारे जा चुके थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में अपनी स्थिति को बिगड़ते हुए देख रूस के जो जार थे उन्होंने अपनी सेना को वापस बुलवाने का आदेश दे दिया। जब सैनिक वापस लौट रहे थे तो वे साथ साथ खेतों को और महलों को ख़त्म करते जा रहे थे ताकि जो दुश्मन सेना थी वो टिक ना सके, उन्हें खाने पीने की कुछ व्यवस्था ना हो तो वो जल्द से जल्द हमारे एरिया को छोड़कर भाग जाए। इस दौरान सैनिकों ने काफ़ी सारी फसलों को बर्बाद कर दिया। हज़ारों एकड़ की फसलें बर्बाद हो गई और जो इमारतें थीं वो भी पूरी नेस्तनाबूद हो गई। तो इसके कारण क्या हुआ कि रूस के अंदर उस दौरान तकरीबन 30 लाख लोग रिफ्यूजी हो गए। ज़ार के इस फैसले का वहाँ की पॉपुलेशन ने विरोध किया और जो वहाँ के सोल्जर्स थे वो युद्ध से इतने ज़्यादा तंग आ चुके थे कि अब वो और ज़्यादा लड़ना नहीं चाहते थे। तो राजा पूरी तरह से अनपॉपुलर हो गया। वर्ल्ड वार फर्स्ट ने रूस को पूरी तरह से तोड़ मड़ोड़ कर रख दिया था। जितने भी इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से बंद हो रही थी। पहले भी रूस के अंदर इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री थी नहीं, बाहर से जो सामान आ रहा था वो भी अब रुक चुका था, क्योंकि जहाँ के बंदरगाहों से सामान आता था रूस के अंदर, वहाँ पर अब जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के और दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले रूस की स्थिति बद से बदतर हो रही थी। रेलवे लाइन उखड़ रही थी, पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्ट था वो ठप पड़ चुका था। अनाज की कमी आ रही थी, किसानी हो नहीं रही थी। जो हट्टे कट्टे नौजवान पुरुष थे उनको युद्ध में झोंका जाने लगा, जिसके कारण देश के अंदर जो लेबर थे वो कम होने लगे, कारखाने बंद होने लगे, शहरों में रोटी की किल्लत होने लगी, आटा उनको मिल नहीं पा रहा था। ज़्यादातर जो ग्रेन था, जो अनाज था, वो सैनिकों को पेट भरने के लिए भेजा जाने लगा। खेतों में फसलें हो नहीं रही थी, अनाज जितना था वो ज़्यादातर सैनिकों को भेजा जा रहा था। तो इस कारण शहरों की स्थिति खराब हो गई थी।
1916 की जो विंटर थी उसमें कई जगह रूस के अंदर जो दुकानें थी, अनाज की दुकानें थी, उनके बाहर दंगे आम हो गए थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर। आई होप आपको ये दोनों ही टॉपिक अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।